नमस्कार, स्वागत है 22 का बादशाह में। मैं हूं प्रियंका। 22 के बादशाह में आज हम बात करेंगे 22 के बादशाह में छठा वार, अब 10 का इंतजार। छठे चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और इसके साथ ही 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इसी चरण में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। छठा वार, 10 का इंतजार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज 10 जिलों की 57 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में मतदान हुआ। छठे चरण में हाई प्रोफाइल गोरखपुर सदर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कुशीनगर के तुमकही राज सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और भाजपा छोड़ सपा में शामिल होने वाले फाजिल नगर सीट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की भी चुनावी परीक्षा थी। 2017 के पिछले चुनाव में पूर्वांचल के इन 10 जिलों में 56.52% मतदान हुआ था। इस बार का मतदान 53.31% हुआ है। अपने संवाददाताओं से जानेंगे इस बार जनता का रुझान क्या रहा और पोलिंग बूथ पर कैसा माहौल रहा। तो लगातार जिस तरह से आज छठे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा था, यूपी के रण में छठे चरण में लगातार अब संवाददाताओं संपर्क में हम रहे, जिस तरह का रुझान वहां पर देखने को मिला। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। आज मतदान के बीच में कोई भी हिंसक घटना सामने नहीं आई है और लगातार जिस तरह से वोट प्रतिशत को लेकर तमाम लोग, खासतौर से राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों से भी हम बातचीत कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि कोशिश जरूर की गई लेकिन उसका असर मतदाताओं पर उस तरह से आया नहीं। यही वजह है कि पिछले चुनाव की तुलना में यदि वोटिंग प्रतिशत की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं कम ही रहा वोटिंग प्रतिशत, वो बढ़ा नहीं है। और ये कहीं ना कहीं राजनेताओं के लिए आगे आने वाले चुनाव के लिए चिंता का विषय भी है। इस पर अब राजनीतिक पार्टियों के साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी मंथन करने की आवश्यकता है। देखना ये होगा कि आगे इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इसी बीच में हमारे संवाददाताओं से जब हमने बातचीत की तो उनका ये भी कहना था कि स्थानीय मुद्दे जरूर रहे लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे, जातिगत मुद्दों की बात करें या ध्रुवीकरण करने की कोशिश जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में की गई, उसका असर मतदाताओं के जहन में रहा और वोटिंग के दौरान भी वो पूरा असर देखने को मिला। यही वजह है कि कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत में उस तरह की बढ़ोतरी नहीं नजर आई। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात लगातार विरोधी पार्टियों के द्वारा की जा रही थी वो चौथे, पांचवें, छठे चरण में देखने को नहीं मिला है। उतनी मजबूती से वो चीज निकलकर सामने नहीं आई है और ऐसे में 10 मार्च के जो नतीजे होते हैं वो और अधिक अहम हो जाते हैं कि आखिर वोटर किस करवट बैठेगा, किसके पाले में ज्यादा वोटिंग वोटरों के द्वारा की गई है और कौन कौन से वो मुद्दे थे जिनके आधार पर वोटरों ने तमाम प्रत्याशियों की किस्मत के फैसले को ईवीएम के बक्से में अलग अलग चरणों में बंद किया है। छठे चरण की हम लगातार बात कर रहे थे। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर आज वोटिंग थी। यदि बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर के साथ ही साथ कई अन्य जिलों की हमने आपको जानकारी दी। जो हॉट सीट थी, माना यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आसपास के तमाम जिलों पर भी फर्क पड़ेगा और यह भी माना जा रहा था कि जनता बाहर निकलकर वोट करने के लिए आएगी। लेकिन जिस तरह से 6 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत रहा है उससे ये बात तो साफ हो गई है कि पूर्वांचल में वोटर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को लेकर, चुनाव को लेकर उतना सजग नहीं रहा, उदासीनता देखने को मिली है। अब ये आगे एनालिसिस की बात हो जाती है। चुनाव आयोग के साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियां भी इस पर आगे काम करती हुई नजर आएंगी कि आखिर इसके पीछे क्या वजह मानी जा सकती है। लेकिन उसके साथ ही साथ लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे थे, बाइपोलर चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे थे। अभी तक समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा के बीच में चुनाव माने जा रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं पूर्वांचल को, जिसको मजबूत गढ़ बीजेपी का भी माना जाता है, बसपा का भी मजबूत वोट बैंक छठे, 7वें चरण में तमाम सीटों पर देखने को मिलता है। छठे चरण की बात करें तो वोटरों ने किस तरह का फैसला किया ये 10 मार्च को पता चलेगा और 7वें चरण के लिए प्रचार प्रसार तमाम पार्टियों के द्वारा जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गाजीपुर में आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। अब देखना यह होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे निकलकर सामने आते हैं तो दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियां जिस तरह की प्रचंड जीत का दावा कर रही थी, क्या उसमें कोई सच्चाई रह जाती है या कहीं ना कहीं इन दोनों ही पार्टियों को अपनी सरकार बनाने के लिए किसी अन्य पार्टी की जरूरत भी पड़ती है? क्या कोई अन्य पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में इस स्तर तक पहुंच पाएगी जहां पर वो किंग मेकर की भूमिका निभा सके? कांग्रेस की यहां पर बातचीत की जाए तो कांग्रेस को उस स्तर पर कोई नहीं देख रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें, वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें तो बसपा को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं संशय और उम्मीद दोनों ही एक साथ बना हुआ है।
लोगों का ये भी मानना है कि 10 वर्ष से क्योंकि वो सत्ता से बाहर हैं तो हो सकता है कि वोट शेयर में कुछ बदलाव आए, लेकिन जैसे कि मजबूत वोट शेयर माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का, ऐसे में अब 10 मार्च को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये भी देखने को मिलेगा कि कितना वोट शेयर रहा है और ये भी साफ हो जाएगा कि क्या उस वोट शेयर की बदौलत बहुजन समाज पार्टी को सीटें जनता ने दी हैं या नहीं दी हैं। तो ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जो अब 10 मार्च तक लगातार काम करेंगे और 10 मार्च को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये तमाम बातें साफ हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार जिस तरह से जाति और हिंदुत्व का एजेंडा भारी रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, स्थानीय मुद्दों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा गया है और इन मुद्दों के सहारे जनता के बीच में घर करने की कोशिश दोनों ही पार्टियों के द्वारा की गई है। तो लगातार अब देखना होगा कि आगे किस तरह का 7वें चरण में मतदान होता है। फिलहाल आगे इस बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिएगा की न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार बहुत स्वागत है 22 का बादशाह में लगातार हम उत्तर प्रदेश के 6वें चरण के चुनाव की बातचीत कर रहे हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है तमाम जगहों पर। इस समय वोटिंग बूथ पर परिसर के अंदर जिन तमाम लोगों ने प्रवेश कर लिया है केवल उन्हें ही अब मत डालने की इजाजत दी जाएगी। वोट प्रतिशत की हम यहां पर जानकारी लेना चाह रहे थे तो पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 2% कम वोटिंग इस बार दर्ज की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल कई है, एनालिसिस करने का भी यहां पर जिम्मेदारी बन जाती है चुनाव आयोग के साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों की, और कहीं ना कहीं इस बात को भी कि शहरी वोटर की हम बात करते हैं लगातार, शहरी वोटर में आखिर इतनी उदासीनता क्यों है, जबकि जागरूकता की यदि बात की जाए तो चुनाव आयोग के द्वारा उस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया, उस तरह से जागरूकता नहीं फैलाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया के जमाने में यदि कोई कहे कि जागरूकता नहीं है तो ये कहने और सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हमारे साथ संवाददाता इसी बीच नीरज जुड़ चुके हैं, नीरज से जानेंगे। बलरामपुर से हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं। जी नीरज, बलरामपुर की यदि बात करें तो सबसे पहले तो आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि 6 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान वहां पर दर्ज किया गया है? जी नीरज, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? यदि आप सुन पा रहे हैं तो अपने फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। जी 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 अरे मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले का जो इस समय मतदान का प्रतिशत है वो 47.69% है। इस समय कहीं ना कहीं जो जागरूकता चलाई गई जिला अधिकारी के द्वारा वो दिखी नहीं, और वहीं जो पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंच रहे थे और उनका नाम मतदाता सूची में न होने के कारण मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है। जी बिल्कुल, तो मतदान प्रतिशत यहाँ पर कम हुआ है। हमारे साथ बबुंदर यादव भी बस्ती से जुड़े हुए हैं। बबुंदर, बस्ती की बात करें तो बस्ती में क्या कुछ हालात रहे, कितने प्रतिशत मतदान आज दर्ज किया गया है? हालांकि पिछले चरणों के मुकाबले वोटिंग कम दर्ज की गई है। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके से यहाँ जिलाधिकारी और सभी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मतदाता जागरूकता जिस तरीके से अभियान चलाया गया है बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन उसका असर दिखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ मतदान प्रतिशत हमारा कम हुआ, 55% मतदान हुआ। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फिर से सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतने बड़े मतदाता जागरूकता अभियान को क्यों आखिर जनता एक्सेप्ट नहीं किया, फिर मतदान फिर क्यों इतना बढ़ा। तो 6 बजे तक जो मतदान होना था वो 55% यहाँ बस्ती जनपद में पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है, हम ये बताना चाहते हैं, और लगातार इस पर जो है मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगा लेकिन कोई असर नहीं दिखा। जी बिल्कुल, हमारे साथ विवेक जायसवाल संवाददाता बलिया से भी जुड़े हुए हैं। इसी बीच में सीधे रुक कर लेते हैं, नीरज भी बलरामपुर से लगातार बने हुए हैं। नीरज, बलरामपुर की यदि बात करें तो लगातार जिस तरह से माना जा रहा था कि सपा वर्सेस बीजेपी के बीच में ये चुनाव चल रहा है, बलरामपुर में क्या स्थिति है? क्या त्रिकोणीय मुकाबले में कोई प्रत्याशी है और या नहीं? जी नीरज, फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करिएगा।
जी मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले में 4 विधानसभा सीट है, जिनमें से एक तुलसीपुर विधानसभा सीट है जिसपे त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि वहां से पूर्व बाहुबली सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेबा मैदान में है और वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और वो इस समय जेल से चुनाव लड़ रही है। और आपको बता दूं कि तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका माना जाता है, क्योंकि जो तुलसीपुर में देवी पाटन मंदिर स्थित है उसके संरक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और भाजपा के प्रत्याशी जो वर्तमान में विधायक हैं कैलाश नाथ शुक्ला मैदान में है। वहीं सपा ने अपने पूर्व विधायक मसूद खान को मैदान में उतारा है। वहीं बलरामपुर सदर सीट की बात करें तो सीधे वहां वर्चस्व की लड़ाई जो है वो भाजपा और सपा में दिख रही है, क्योंकि राज्य मंत्री पलटू राम भाजपा से मैदान में है और पूर्व विधायक जो समाजवादी के रहे वो जगराम पासवान मैदान में है। ऐसे ही उतरौला का जो मुकाबला है वहां भी ऐसे नजर आ रहा है, क्योंकि वर्तमान विधायक राम प्रताप वर्मा भाजपा के प्रत्याशी हैं और जनवादी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने के कारण जनवादी प्रदेश उपाध्यक्ष असीम खान चुनावी मैदान में है। वहीं गैसड़ी की अगर बात करें तो गैसड़ी में भी भाजपा और सपा के बीच लड़ाई दिख रही है, क्योंकि वहां से पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव सपा समाजवादी पार्टी से मैदान में है और वहीं शैलेश कुमार उर्फ शैलू सिंह भी भाजपा से विधायक है और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं जो बलरामपुर का वर्चस्व की लड़ाई है वो अब भाजपा और सपा में दिख रही है। अब ये देखना ये होगा कि 10 तारीख को कौन प्रत्याशी जीतता है और कौन हारता है। जी बिल्कुल। बबुंदर हमारे साथ बस्ती से बने हुए। बबुंदर, बस्ती की यदि बात करें तो बस्ती में क्या कुछ समीकरण वोटिंग के बाद आपको बनते नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ बस्ती में 5 विधानसभा यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा जिस 2017 में क्लीन स्वीप किया था, यहाँ जो है 5 सीटें जो है अपने खाते में ले गई थी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि जहाँ भाजपा को खुद लड़ाई लड़ना पड़ रहा है और बहुत कांटे मुकाबले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीट पे ऐसा लग रहा है कि बहुत टक्कर है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर की आप बात कर रहे हैं। जिस तरह से नीरज का कहना है कि कुछ एक सीट पर वहां पर उनको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, बाकी अन्य पार्टियों की इन पार्टियों की अलावा बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? क्या कहीं पर प्रत्याशी ऐसा है जो टक्कर में हो? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ जो है आपको देखिए सदर विधानसभा जो माना जाता है, जहाँ यहाँ समाजवादी जो है लड़ाई में कभी नहीं रहती थी, लेकिन अगर कहीं ना कहीं माना जाए तो 2017 के बाद से 2022 में बहुत भयंकर लड़ाई के रूप में आ चुकी है। और यहाँ जो है देखा जाए तो लड़ाई मतलब यहाँ एक मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ भाजपा जो है भाजपा से लगातार 2 बार विधायक हुए थे। तो पहली बार भाजपा का पिछली बार हुआ था और अब की बार समाजवादी से टक्कर माना जा रहा है। जी बिल्कुल। बबुंदर, इसके अलावा जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, तमाम लोगों से हम बातचीत करते, राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना था कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को सरकार में योजनाओं का लाभ मिला है वो एक पूरा एक वोट ग्रुप तैयार हुआ है जो बहुत ही बेहद साइलेंट तरीके से वोट करता हुआ नजर आता है। क्या ऐसा कुछ आपकी बस्ती में देखने को मिला है? जी 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 ये भी माना जाता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जैसे लगता है लाभार्थी जो होते हैं तो सरकार लगातार लाभार्थियों के बल पे ही चुनाव लड़ती है, तो ऐसा फिर क्या समीकरण आ जाता है कि उसके बाद हर सरकारें जो है लाभ देती हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको जो है मतलब इग्नोर कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में लगातार रिपीट करने की जी बिल्कुल। बबुंदर, आपको बीच में रोकना चाहेंगे, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। सीधे अपने दर्शकों को वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ईमानदार, काम दमदार और दमदार सरकार ही विकास और बुलडोजर को समान रूप से चला सकती है। ये दोनों समान रूप से तभी चलते हैं जब कोई दमदार सरकार हो। भाइयों बहनों, हमारा विकास एक्सप्रेसवे के लिए, हाईवे के लिए, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए, गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, लेकिन भाइयों बहनों, गरीबों का न हड़पने वाले, विकास के कार्यों में डकैती डालने वाले जो पेशेवर माफिया और अपराधी हैं या उनके संरक्षणदाता हैं, ये बुलडोजर उनके लिए भी उपयोग होता है। याद करिए,
कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे श्री कृष्णानंद राय। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस मौन थी, सपा मौन थी, बसपा मौन थी। जो माफिया स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या के लिए जिम्मेदार था, उस माफिया को इन तीनों दलों ने बड़ा संरक्षण दिया। आप देखा होगा ये माफिया मऊ के अंदर दंगा करवाता था, खुली जीप में घूमता था, तमंचा लहराता था, राजभरों के, पटेलों के, हरिजनों के, यादव लोगों के, व्यापारियों के घरों में आग लगा, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस माफिया के सामने सरकार रेंग रही थी। आपने देखा होगा एक दमदार सरकार कैसे कार्य करती है। जो माफिया दंगा करवाता था, आगजनी करवाता था, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाता था, निर्दोष हिंदुओं की हत्या करता था, जब एक दमदार सरकार आई तो आपने देखा होगा वही माफिया आज कीड़े की तरह रेंगता हुआ, जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता होगा आपको। अब वो खुली जीप में नहीं जाता, अब वो असला नहीं लहरा सकता, अब तो वो व्हील चेयर पे चल करके अपनी जान की भीख मांगता है। और भाइयों बहनों, ये ताकत किसकी है? ये ताकत आपके द्वारा जब दी गई तो इस ताकत का परिणाम है भाइयों बहनों, हमारा बुलडोजर। भाइयों बहनों, हमारा बुलडोजर विकास भी कराता है और बड़े बड़े माफियाओं की बोलती को भी बंद करा देता है। तो ये थे वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका। छठा वार अब 10 का इंतजार में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। वोटिंग के बाद क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसका जायजा लेंगे। हमारे साथ यशी शुक्ला संवाददाता गोरखपुर से जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ मिथिलेश कुमार संवाददाता संत कबीर नगर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जिस तरह से संत कबीर नगर की हम बात करें तो वोटिंग के बाद क्या कुछ रुझान, क्या कुछ समीकरण आपको देखने को मिल रहा है? को बता दें कि संत कबीर नगर में 5 बजे तक जो रुझान आए थे वो 52। हेलो जी, अपनी बात पूरी करें मिथिलेश। आवाज जा रही? जी, मैं ये कह रहा था 5 बजे तक जो रुझान सामने निकल कर आया है वो लगभग 52% मतदान हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संत कबीर नगर जनपद में पिछली बार की जब इस बार जो है मतदान का रुझान कम देखने को मिला है, लेकिन मतदाताओं में उत्साह ज्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने वाली है कि जो पिछली दफा की बजाय इस बार जो है मतदान की संख्या कम हुई है। जी बिल्कुल। यशी भी हमारे साथ गोरखपुर से बनी हुई। यशी, गोरखपुर की यदि बात करें तो क्या आपको देखने को मिल रहा है? जिस तरह से मतदान से पहले आप वहां पर जानकारी दे रही थी कि बीजेपी का होल्ड अच्छा खासा वर्चस्व दिखाई दे रहा है, वोटिंग के बाद क्या कुछ रुझान आपको नजर आ रहा है? सबसे पहले प्रियंका, मैं यहाँ पर अगर मतदान प्रतिशत की बात करूं तो लक्ष्य रह गया था 70% का,
लेकिन यहाँ पर मतदान शाम 5 बजे तक की अगर हम बात करें तो करीब 53.6% मतदान हुआ है। तो काफी कम मतदान हुआ है। हालांकि हमने जो तस्वीर देखी वहां पर लोग जागरूक तो नजर आ रहे थे, लेकिन मतदान प्रतिशत जो है वो काफी कम है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि लोगों में उतना उत्साह नहीं दिखा है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। सदर सीट से गोरखपुर की विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर हम जब पोलिंग बूथ पहुंचे सुबह पूजा अर्चना करने के बाद करीब 7 बजे योगी आदित्यनाथ ने वोट दिया और उसके बाद जनता से प्रेस ब्रीफिंग की और जनता से अपील भी की कि सभी लोगों को वोट देना चाहिए, अपने मत का प्रयोग करें। उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो ये करीब 53% ये मतदान रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर माहौल देखने की, तो देखिए ये क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यहाँ पर आप किसी से भी बात करेंगे तो लोग कहीं ना कहीं ज्यादातर विकास की बात करते हैं। पोलिंग बूथ पर भी मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की रहेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों ने विकास पर ही अपना मत दिया है। साथ ही साथ बदलाव की बहुत कम ही लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। जी बिल्कुल यशी, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिथिलेश भी बने थे। मिथिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बबुंदर यादव बने हुए थे और साथ ही साथ नीरज भी जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार छठे चरण में हम बात कर रहे थे, 10 का इंतजार अब होना है। 7वां चरण बाकी है। देखना ये होगा कि लगातार तमाम पार्टियां अभी भी 7वें चरण तक भी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। वोटिंग प्रतिशत की हालांकि यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार कम रहा है। 10 मार्च को जब नतीजे आते हैं तब देखना होगा कि किसकी तरफ मतदाता का रुझान अधिक रहा है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम 22 का बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।